Hello, my dear students of 9th Standard English Medium. Once again, welcome back to my class of Social Science and Civics. And this is going to be the new lecture of lesson number 9. Okay, lesson number 9 के so far जो जितने lectures हो चुके हैं उसमें हम fundamental rights के बारे में पढ़े हैं और ये lecture जो होगा वो fundamental duties के बारे में होगा. ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्वियसली जो 9th चैप्टर का टाइटल है वो आप बोर्ड पे देख सकते हैं. आपके टेक्स्ट बुक को आपके साथ रखना है. ओके, और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये चैप्टर का नाम है. ओके, जिसमें हमें आज शुरू करना है और समझना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में. और वो टॉपिक आपका है पेज नंबर 68 के ऊपर. ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज को समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करना चाहूंगा लेसन का, कि लेसन के जितने भी यानी कि 2 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं उसमें हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में बहुत डिटेल में समझा. ओके, देयर आर 6 एसेंशियल फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव स्टडीड अबाउट. ओके, बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया वी ऑल have the certain rights to avail because we live in the system of democracy. हमारा सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसलिए जो मानवीय अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो हमें मिलने चाहिए. और ऐसा एक जो प्रोविजन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है. ठीक है, लेकिन इसी चैप्टर की एकदम शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि राइट्स और ड्यूटीज ये एक ही कॉइन्स की 2 साइड्स हैं. In case if we ask for rights from the country, from the administration, from the government, from the constitution, then we should be willing to perform our duties as well. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अगर हमें राइट्स प्राप्त करने का अधिकार है तो फिर सामने हमारे देश के प्रति हमारा जो फर्ज होता है, जिसको ड्यूटी को हिंदी में हम फर्ज कह सकते हैं, तो वो निभाने का एक सेंस भी होना चाहिए. सो बीइंग एजुकेटेड पीपल, ओके, वी शुड हैव दिस अवेयरनेस दैट इन केस इफ वी आर eagerly looking forward to avail the rights, fundamental rights, तो फिर ड्यूटीज परफॉर्म करने का भी एक अवेयरनेस हमारे अंदर जरूर होना चाहिए. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक हमें पढ़ना है, क्योंकि ड्यूटीज निभाने की जहां पे बात आती है तो वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है. राइट्स भुगतना सबको अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इस देश में हम हमारा जो जीवन है वो बहुत ही स्मूथली कंफर्टेबल तरीके से जी सकते हैं. लेकिन कई जगह पे हमें हमारा अवेयरनेस दिखाना पड़ता है और हमारा ड्यूटी परफॉर्म करना पड़ता है, तो वहां पे बात जिम्मेदारी की आ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है. तो अगर हमें राइट पाने हैं तो ऑब्वियसली ड्यूटीज निभाने का एक जो अवेयरनेस का लेवल है वो भी हमारे में होना चाहिए. सो पेज नंबर 68 से मैं पढ़ना शुरू करता हूँ. आप बुक में ध्यान रखिएगा, हाथ में पेंसिल भी रखिएगा, जहां पे जरूरी लगेगा हम अंडरलाइन करेंगे. द पीपल ऑफ इंडिया वर मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स. पुराने जमाने से लोग राइट्स की तो बात करते ही हैं, साथ में ड्यूटीज की भी बात करते हैं. ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पुराने जमाने का है. हालांकि हम जो सिस्टम में जी रहे हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो सिस्टम नया है. ओके, पहले के जमाने में जैसा कि आप लोग जानते हो कि राजाओं का जमाना था, किंग्स रूल किया करते थे और एक डायनेस्टी वाला सिस्टम था कि राजा की मौत हो जाए तो उसके बाद उसका ही बेटा बनता था, या तो फिर राजा जिसको नॉमिनेट करता है वो इंसान उनके बाद राजा बन सकता था. वैसी बात थी. लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ा सा सिस्टमैटिक पैटर्न से गवर्नमेंट चलती है. हर 5 साल में हम हमारी गवर्नमेंट को चुनते हैं वोटिंग करके. ठीक है, तो जनरली ऐसा हमें पता है कि हमारी चुनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक सिस्टम में आती है.
तो ये राइट्स और ड्यूटी का अवेयरनेस पहले से है वैसे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था जितना आज है। ओके, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, लाइक वी आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ 21st century, so we have the awareness of availing the duties and availing the rights and performing the duties, okay, at the highest possible level। कि जो कोई भी एजुकेटेड इंसान होता है उसको जनरली राइट्स और ड्यूटीज के बारे में पता होता ही है। ओके, just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties are also incorporated by constitutional amendments in 1976। ठीक है, यानी कि जिस तरह से हमें पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब से हमें राइट्स दिए गए हैं, वैसे ही 1976 से कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होना शुरू हुआ। आपको मैंने पहले बताया था कि 1976 जो है वो एक ऐसा साल है, तब से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशंस हुए। तो एक सबसे महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन ये था 1976 ऑनवर्ड्स कि अब राइट्स का तो ठीक है, चलो वो तो पहले से है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जो सिटीजन्स है इंडिया के उनको अपनी ड्यूटीज के बारे में भी अवेयरनेस होना चाहिए। तो वो ड्यूटीज को मॉडिफाई करके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया 1976 से। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है आपके आंसर लिखने के लिए। द फंडामेंटल ड्यूटी एम्स टू इनकलकेट लव फॉर नेशन। अब फंडामेंटल ड्यूटी का यहाँ पे भी आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी का पर्पस क्या है, उसका जो टारगेट है, एम है, वो क्या है। तो इंसानों के अंदर ये चीज का लाइक अवेयरनेस लाना जरूरी है कि लव फॉर नेशन, देश के प्रति प्यार होना चाहिए, ठीक है। नेशनल इंटीग्रिटी, राष्ट्रीय एकता जिसको हम कह सकते हैं, वो होना चाहिए। वेरियस हाई आइडियल्स, ऊंचे आदर्श होने चाहिए, यानी कि जो विचार होते हैं वो बहुत ही टॉप क्वालिटी के होने चाहिए, जिसको सुन के कोई सीख सके, ठीक है। जो गलत या तो नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, ऐसे इंसान को फिर राइट प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता है। सो हाई आइडियल्स एंड वैल्यू अवेयरनेस अमंग द सिटीजंस, ठीक है। वैल्यू अवेयरनेस यानी कि देश की, जिस देश में उन्होंने जन्म लिया है, ठीक है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वहां के सिटीजंस और इस देश के अंदर जो कुछ भी है उसकी कीमत भी उसके अंदर इंसान में होनी चाहिए। वैल्यू अवेयरनेस जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफी बार ऐसा देखा जाता है कि वी टेक सर्टेन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ठीक है, और उसकी वैल्यू नहीं करते हैं हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज की कीमत होती है। एक फॉर एग्जांपल, घर के आसपास अगर एक कोई पेड़ है, ठीक है, तो उसकी भी कई बार हम वैल्यू नहीं करते, लेकिन हमें वैल्यू करते हुए समझना चाहिए कि यही पेड़ हमें छांव देता है, ठीक है। कड़ी धूप में अगर हम वहां पे नीचे जाके खड़े रहेंगे तो कितना हमें सुकून मिलता है, तब जाके हमें पता चलती है कि एक पेड़ जो काफी सालों से यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसकी वैसे देखा जाए तो कितनी कीमत है। तो उसी तरह से देश के जितने भी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो कुछ भी है देश का, उसका वैल्यू हमें होना चाहिए। ओके, एंड देन आफ्टर आगे लिखा है thereby helping in developing the nation। ओके, अगर ये सारी पॉजिटिव चीजें हमारे अंदर होगी तो देश का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो अच्छे ढंग से होगा। Every citizens of India should contribute towards the protection of nation's unity। देश की एकता को प्रोटेक्ट करना ये भी एक ड्यूटी में आता है। इंटीग्रिटी, अखंडता, एकता, सोवर्जिनिटी, जो यूनिकनेस है हमारे देश का, जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, उसको सोवर्जिनिटी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट देयर रिमेन्स पीस, सिक्योरिटी। अगर ये सब हम करेंगे, हमारी जो देश की एकता का रक्षण हम करेंगे, ठीक है, हमारी नैतिकता का हम रक्षण करेंगे, और हमारा देश की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको अगर हम बना के रखेंगे तो देश में शांति रहेगी, डेवलपमेंट भी होगा, सिक्योरिटी भी, यानी कि जिसको बोल सलामती जिसको हम कह सकते हैं, वो भी हमें मिलेगी। कम्युनल हार्मनी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस देश में सारे धर्म के लोग रहते हैं, ये चीज हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कम्युनल हार्मनी वो भी होगा, हमारे जो सारी कम्युनिटी के लोग मिलजुल के जो रहते हैं इस कंट्री में, वो चीज भी डेफिनेटली होगा।
जो कि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, ठीक है। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर गिवन इन द फर्स्ट पेज ऑफ टेक्स्ट बुक। और ये चीज, क्योंकि ड्यूटीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक्चुअली एक आइडियल सिटीजन के जरिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम राइट तभी मान सकते हैं जब हमारे में ड्यूटी परफॉर्म करने का एक हैसियत है, तभी हम राइट मांग सकते। तो पहली बात ये आती है, पहले राइट्स नहीं, पहले ड्यूटी आना चाहिए, ठीक है। भले इस लेसन में हमने पहले राइट्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हम ड्यूटी के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड एम एट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज फर्स्ट and then after we should ask for the rights. That is the best level of moral responsibility as a true Indian citizen. Okay? और इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए, जो स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनकी लगभग सारी जो टेक्स्ट बुक्स होती है सिलेबस की, उनके यानी टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज में ही फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखा गया है अलग अलग भाषाओं में। सपोज गुजराती का टेक्स्ट बुक है तो गुजराती में लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम का कोई भी एसएस या साइंस या इंग्लिश का टेक्स्ट बुक होगा तो इंग्लिश में होगा, हिंदी का होगा तो हिंदी में वो लिखे होंगे, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन वो लिखना जरूर होता है सो दैट नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली विद्यार्थियों के दिमाग में पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस आ सके, ठीक है। और वो होने के बावजूद भी ये चैप्टर में भी ड्यूटीज को अलग तरीके से सिखाया गया है। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कितना अहमियत रखती है ड्यूटीज को निभाना हमारे लिए, क्योंकि देश जो है वो लोगों से चलता है, और अगर लोग सही ढंग से नहीं रह रहे हैं इस देश में तो देश भी ठीक से नहीं चलेगा, वो जाहिर सी बात है। ओके, हमें ये गलतफहमी जो है वो दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि हमारा देश जो है वो सरकार चला रही है। वो सरकार चला रही बात बराबर है, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का काम करती है, और आखिरकार वो सरकार भी हमारी चुनी हुई है। इस देश को चलाने का जनरली एक जिम्मा जो होना चाहिए, जो एक जिम्मेदारी होती है, वो इंसानों के ऊपर होती है। और हमारे जैसे देश में, जो कि बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, आज की तारीख में 140 करोड़ के आसपास की जो जनसंख्या है, उसमें सभी सिटीजन्स के अंदर अगर एक ड्यूटी अवेयरनेस अगर आ जाए, ठीक है, तो हमारा कंट्री बहुत जल्दी से डेवलपमेंट के रास्ते पर आ सकता है। अदरवाइज if we fail to perform our duties, then the situation would be very like we can say a sad situation or kind of a pathetic situation, ठीक है। तो बहुत खराब सिचुएशन हमारे देश की आ सकती है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट बुक में उसको दर्शाया गया है, पहले ही पेज में वो होता है, ठीक है। इस लेक्चर को देखने के बाद ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा वैसे तो पहले, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हर एक टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो कि फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट जो है वो लिखा गया है, और इस लेसन में भी 1 2 3 ऐसा करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया भी गया है। तो वन बाय वन हम उसको समझेंगे, उसका मीनिंग भी हम समझेंगे, ठीक है। पहला वाला जो ड्यूटी है वो हमारा कौन सा है? तो नंबर 1 इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट्स इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। पहला हमारा ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करना और उससे बंधे हुए रहना। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखे गए हैं वो हमारा रूल बुक है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, इतनी समझ हमारे अंदर होनी चाहिए। प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी लाइक हमारे इम्पोर्टेंट प्रतीक है, जैसे कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, जो राष्ट्रीयता के प्रतीक है, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। ये है हमारा पहला ड्यूटी। सेकेंड इंपॉर्टेंट ड्यूटी इज to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. अब जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारा कंट्री पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, और उनसे आजादी प्राप्त करने के लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ा, और उस संघर्ष में हजारों फ्रीडम फाइटर्स जुड़े हुए थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम ऑब्वियसली आपको याद होंगे ही, ठीक है। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए अपने उत्कृष्ट आदर्शों को हमारे सामने रखा है, अपनी लिखाई के जरिए या तो फिर जो रैली वगैरह जो उसमें उनका वो भाषण वगैरह देते थे उनके जरिए, ठीक है, उनके स्पीचेस के जरिए, उनके कोटेशंस के जरिए काफी सारे आइडियल्स हम आज भी पढ़ते हैं। हालांकि वो फ्रीडम फाइटर्स अभी इस दुनिया में हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी उनके आदर्शों के जरिए वो हमारे बीच में फिर भी जिंदा है। तो ये आदर्शों को हमें जिंदा रखना है, प्लस उन आदर्शों को हमें फॉलो भी करना है, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया आदर्श थे। और अगर वो आदर्श सही नहीं होते तो ऑब्वियसली हमें आजादी नहीं मिलता, ठीक है। तो उन आदर्शों का भी हमें सम्मान करना चाहिए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, महान क्रांतिकारियों ने हमारे सामने इनिशिएट किए थे, ठीक है। तीसरा है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इस थर्ड ड्यूटी का जो मीनिंग है वो बहुत ही सिंपल है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को और जो कोलैबोरेशन है सभी कम्युनिटीज का, उसको बनाए रखना है। और अगर कहीं पे कमी आती है, कहीं पे अगर हमें ऐसा लगता है कि कम्युनल राइट्स होते हैं या तो लोग कम्युनिटीज के बीच में झगड़े हो रहे हैं या तो एकता जो हमारी है उसके सामने खतरा पैदा हो जाता है, तो उसको खत्म करना। जो कोई भी नेगेटिव चीज है जो हमारे देश की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी के सामने खतरा बन जाती है, वो नेगेटिविटी को खत्म करना और हमेशा पॉजिटिविटी को उजागर करना, ये हमारा थर्ड ड्यूटी है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे हम। फोर्थ इज टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। हमारे देश की रक्षा और जब भी जरूरत पड़े, ठीक है, जब भी जरूरत पड़ती है तो देश की रक्षा के लिए आगे आना, ये भी हमारी एक ड्यूटी है। हम जानते हैं कि कई बार देश के सामने खतरा आ जाता है, कोई बाहर के देश की जो सेना है वो हमारे ऊपर हमला करती है या कोई ना कोई दूसरे कंट्री के साथ हमारा दुश्मनी वगैरह हो जाता है, तो उस रेयर ओकेजन में हमें युद्ध के लिए भी तैयार होना पड़ता है। और हम ये यूं समझते हैं कि युद्ध लड़ने के लिए हमारी जो इंडियन आर्मी है, काफी बड़ी है इंडियन आर्मी, ठीक है, वो लड़ेंगे, हमें लड़के क्या करना है, ठीक है। लेकिन एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर जरूरत आ पड़ती है, आर्मी को भी अगर मैन पावर की जरूरत है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम या हमारे इंडियन आर्मी की हेल्प भी कर सकते हैं, या तो खुद हम अगर फिजिकली हम केपेबल हैं, ठीक है, तो हमारा देश उसकी रक्षा करने के लिए हमें पुकार रहा है, ऐसा सोच के हमें देश की रक्षा के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो है, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and national or sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of women. ठीक है, ये ड्यूटी का जो स्टेटमेंट है फिफ्थ वाला वो काफी लंबा है, उसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पूरे देश में, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म के लोग यहाँ पे हमारे देश में रहते हैं, तो उनके बीच में भले ही उनकी धार्मिकता, उनकी भाषाएं अलग है और रीजनल डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी वो सारी डाइवर्सिटीज का रिस्पेक्ट करते हुए भाईचारा जिसको कहते हैं ब्रदरहुड, वो बना के रखना और हमेशा ये सोचना कि भले ही हम अलग अलग रीजन से बिलोंग करते हैं, हमारे धर्म अलग है, हमारे एरियाज अलग है, हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन हमारा देश एक है और एक ही देश के हम लोग नागरिक हैं। तो ये सोचते हुए एक फैमिली की तरह एक दूसरे के प्रति जो है वो ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना जो है वो हमारे अंदर हमें रखनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे भी लिखा है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। स्त्रियों का हमेशा, औरतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए,
ठीक है, ये भी एक बहुत जरूरी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, क्योंकि पहले के जमाने में कुछ सोशल इविल्स हमारे देश में ऐसे पाए गए हैं जिसमें से ये पता चलता है कि जो विमेन होती थी उस जमाने की, तो उनका सम्मान ठीक से नहीं होता था। जो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन होती है, वो सोशली रिस्पेक्टेबल पोजीशन, वो उनकी नहीं हुआ करती थी। और कुछ ऐसे सोशल इविल कस्टम्स भी थे, ओके, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, फिर चाइल्ड मैरिज, छोटी उम्र में मैरिज वगैरह हो जाते थे। फिर ये सती प्रथा जो होती है, जो कि बहुत ही डेंजरस चीज है के लिए, उसकी डिग्निटी के लिए, ठीक है। फिर विडो रीमैरिज जो है वो अलाउ नहीं किए जाते थे समाज में। तो ऐसी नेगेटिविटी को खत्म करते हुए हमें हमेशा हमारी जो विमेन होती है, हमारे देश की जो औरतें हैं, उनका सम्मान हमें करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनका भी बहुत यूजफुल कंट्रीब्यूशन हमारा फैमिली को और इवन हमारे देश को चलाने में उनका बहुत यूजफुल कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, सिक्स्थ वन इज टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। हमारा जो कल्चर है वो कॉम्पोजिट है, यानी कि मिला जुला कल्चर है, ठीक है। तो उस कल्चर के से बिलोंग करते हुए जितने भी वैल्यूज हैं, जो हेरिटेज है, जो कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सभी धर्मों के मंदिर है, मस्जिद है, चर्चेस है, गुरुद्वारा है वगैरह, और सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, उनका रक्षण करना वो भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस के अनुसार हमारे देश में कुछ 5000 ऐसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के तौर पे डिक्लेयर किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। There are 5000 historical monuments which have been declared by United Nations as the World Heritage Sites, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा हेरिटेज वो किस तरह से कंपोजिट है और कितना वेरिएबल है, कितना यूनिक है और कितना वास्ट, ठीक है। तो उसका अगर हम रक्षण करेंगे तो हमारे एक एंशिएंट कल्चर की जो आइडेंटिफिकेशन अभी तक बनी रही है वो रहेगी, अदरवाइज उनका रक्षण नहीं होगा, ठीक है। उन लोगों पुराने वैल्यूज का या तो हेरिटेज साइट का या तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स का हम रक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी भी बहुत जल्दी से खत्म हो सकती है, ठीक है। आगे का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है 7th, ठीक है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ and to have compassion for living creatures। ये भी हमारा एक बहुत यूजफुल जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो है, क्योंकि हमारे जितने भी बहुत ही उपयोगी, बहुत ही यूजफुल जो रिसोर्सेज हैं जो हमें कुदरती रूप से मिले हुए, कुदरत का गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट, ये कोई मैनमेड चीज नहीं, हमने नहीं बनाया है चीज, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, मान लो कि फॉरेस्ट है, लेक्स है, रिवर्स है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, हमारे लिए एक नेचुरल रिसोर्सेज है, उनका रक्षण करना वो भी हमारी जिम्मेदारी में आता है। अनफॉर्चुनेटली वो अवेयरनेस थोड़ी सी कम पड़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे हम वो अवेयरनेस बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ये देखा है कि काफी बड़ी संख्या में फॉरेस्ट यानी कि जंगल के पेड़ों को काट दिया गया है शहरों को बसाने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया को बसाने के लिए, या कोई भी ह्यूमन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे बात आती है कि जो ड्यूटी की अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए वो नहीं है। उसी तरह से हम रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, जो कोई भी वाटर बॉडीज होती है उसको हम पोल्यूट करते हैं, तो उनका रक्षण करने की, क्योंकि हमें पानी, हमारी जरूरत का जो पानी है वो भी वहीं से मिलता है, ठीक है। अगर हम उसको पोल्यूट करेंगे तो फिर आगे जाके नुकसान तो हमारा ही है, तो उनका भी रक्षण करना और उनको प्रोटेक्ट करना, उसको बचा के रखना, सारे लिविंग क्रीचर जिसमें एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट सभी आ जाते हैं, ठीक है, उनका रक्षण करना वो भी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। फिर आगे है, आगे का पेज नंबर 69 पे, ओके, नंबर 8 मैं पढ़ने जा रहा हूं।
to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. ठीक है, ये एक मॉडर्न जमाने की जरूरत है कि जैसे समय आगे बढ़ता गया है हम साइंटिफिक वर्ल्ड में एंटर होते गए हैं। आज की दुनिया में जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हम लोग यूज करते हैं और सभी जगह पे एक साइंटिफिक अप्रोच जरूरी पड़ गया है। जैसा कि अभी फिलहाल आप देख सकते हो कि आप अपने घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और ये एक ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि साइंटिफिक कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है जिसकी बदौलत ये पॉसिबल है। आज से 20-30 साल पहले अगर ये ऐसा किसी ने सोचा होगा तो शायद इम्पॉसिबल लगेगा उसको। ओके, इन द ईयर 1990 और 1985 या ऐसा कोई उस वक्त अगर कोई ऐसा सोचेगा कि मोबाइल फोन सबके हाथ में होंगे और वो अपने टीचर्स के लेक्चर जो है वो अपने घर पे बैठ के देख सकेगा और घर पे ही बैठ के वो पढ़ाई कर सकेगा और ऑनलाइन स्कूल, ऑनलाइन लेक्चर ये सब होगा। तो अगर उस जमाने में ऐसा किसी ने बोला होता तो उसको मजाक समझ के सब लोग हंस देते और सब लोग ये बोल देते कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ये लाइक शेख चिली की बात के समान, ठीक है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच ऐसा होने में लाइक जैसे कह सकते हैं कि साइंटिफिक अप्रोच अगर हम रखते हैं तो हर एक चीज संभव है। टेक्नोलॉजी के जरिए हम काफी कुछ मॉडिफिकेशन एक पॉजिटिव साइड में कर सकते हैं, तो वो साइंटिफिक टेम्पर या अप्रोच जो है वो हमारी लाइफ में हमें होना चाहिए और साइंस का उपयोग इस तरह से होना चाहिए ताकि हमारी लाइफ स्मूथ या कंफर्टेबल हो पाए और सामने किसी का नुकसान ना हो पाए। एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर जो एक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी एक जरूरी होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई के जरिए हमें आगे बढ़ाना चाहिए और ह्यूमैनिज्म जो मानवीयता के आधार पर, ठीक है, कि किसी का भी नुकसान ना हो पाए उस तरह से हमें साइंटिफिक अप्रोच हमें मेंटेन करना चाहिए हमारे अंदर। 9th वाला है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजर्व वायलेंस। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल रोड है या गार्डन है या फॉरेस्ट एरिया है या कोई भी रिलीजियस प्लेस है, टेंपल है फॉर एग्जांपल, तो उसका रक्षण करना, क्योंकि वो हम सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से वो बिलोंग नहीं करता है। दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड दैट बिलोंग्स टू एवरीवन। तो उसका सेफ गार्ड करना। सपोज रोड है तो रोड के ऊपर से हजारों लोग रोज गुजरते हैं और कोई भी इंसान ऐसा क्लेम नहीं कर सकता है कि ये मेरा रोड है, ओके। हाँ, हम सबका है, हम ऐसे जरूर कह सकते हैं, but it does not belong to any one individual person. So it is the combined duty of all the citizens to safeguard that public property. ठीक है, और उसके साथ साथ we should adjure the violence also. ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को लेके हमें कोई वायलेंस भी, लड़ाई झगड़े जो है वो नहीं करना चाहिए, उसको टालना चाहिए, वो भी जरूरी है। 10th one is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activities so that the nation constantly rises to the higher level of endeavor and achievement. हमेशा आगे बढ़ने की एक सोच रखनी चाहिए, पढ़ाई के जरिए खास करके, या तो कोई दूसरा जो तरीका है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो और आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिले, हमें इंस्पिरेशन मिले, ठीक है, तो उसी अप्रोच के हमको हमें पकड़ के रखना चाहिए और कोई ना कोई जीवन में हमारा अचीवमेंट करना चाहिए हमारे साहस के जरिए, ताकि हमारे अचीवमेंट के जरिए हमारा खुद का तो ग्रोथ हो, लेकिन साथ में हमारा लाइक ये जो एटीट्यूड है उसको देखकर कोई दूसरा इंसान भी उसको सीख पाए, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई इंसान अपने आप से कुछ नहीं सीख पाता है तो किसी सक्सेसफुल इंसान को अगर वो कॉपी करेगा तो उसमें से भी उसने काफी सीखने को मिल सकता है, ठीक है। तो कोई ना कोई अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए हमें पहले से ये सोचना चाहिए कि जीवन, इस दुनिया में मैंने जो जन्म लिया है तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक टास्क बना हुआ है, कुछ करने के लिए मैंने जन्म लिया है और वो कोई ऐसी बात होनी चाहिए
जो मेरे भले के लिए तो हो ही, लेकिन समाज के भी, देश के लिए भी, और मुझसे कुछ सीख पाए कोई ना कोई इंसान, वैसा कुछ मेरे अंदर होना चाहिए। सो दैट इज बेसिकली द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अचीवमेंट। तो वो सेंस भी हमारे अंदर होना चाहिए, वो ड्यूटी है हमारी। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, ward between the age of 6 and 14 years। यह ह्यूमन राइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है। हमने इसी चैप्टर में आगे लिखा है कि जो 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको राइट टू एजुकेशन, RTE इसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो प्राप्त करने का अधिकार है। तो वो इवन उनके पेरेंट्स भी अगर होते हैं ना कि नहीं चलो तुम्हें नहीं पढ़ना है, स्कूल छोड़ देना है, तो वो पेरेंट्स भी उनको नहीं कह सकते। अगर बच्चा चाहता है कि ना मुझे पढ़ना है, तो ऑब्वियसली वो पेरेंट्स को उन्हें स्कूल भेजना पड़ेगा। बाय चांस अगर उनकी आर्थिक जो सिचुएशन है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर कोई अच्छी नहीं है, तो देयर आर सो मेनी गवर्नमेंट स्कूल्स इन व्हिच द चिल्ड्रन between the age of 6 to 14 years can avail the free studies absolutely free of cost। ठीक है, वहां पे वो फ्री में वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो क्योंकि एक ऐसा ये क्रिटिकल एज है जिसके दौरान 6 से 14 साल की उम्र के दौरान जो एसेंशियल बेसिक एजुकेशन के सारे कॉन्सेप्ट हैं वो बच्चा पढ़ता है। ठीक है, इसीलिए ये RTE है जो उसे इम्प्लीमेंट किया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करने का उनको अधिकार है। ठीक है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में उनको फ्री में एजुकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का लिस्ट जो था वो हमने खत्म कर दिया। नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है छोटा सा, 6th of January celebrated his fundamental duties made in India। इसको अंडरलाइन करना है। हर साल 6 जनवरी इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऑफ ऑल द ड्यूटीज सम ड्यूटी आर बैक्ड बाय द लॉ। कुछ ड्यूटीज के लिए लॉज भी बनाए गए, ऐसा नहीं कि ड्यूटीज को इस तरह से लिख लिया, बट देयर आर सम लॉज रिगार्डिंग द ड्यूटीज। ओके, ये सबके लिए वो जैसे कि कंपलसरी हो जाता है लॉ बनने के बाद। ठीक है, द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस्ड। वो लॉ ऐसे होते हैं कि अगर कोई इंसान कायदा तोड़ता है तो उसको जेल की सजा भी हो सकती है। A teacher should make efforts so that the students follow the duties and they become aware and conscientious। ठीक है, एक टीचर की जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो इन ड्यूटीज को वो ठीक ढंग से सिखाए, जिस तरह से ये लेक्चर में आप लोग बहुत ही डिटेल में उसका अंडरस्टैंडिंग पा रहे हो। ठीक है, उसी तरह से अगर सभी टीचर्स इस तरह से सिखाते हैं तो स्टूडेंट्स के दिमाग में ठीक से बैठ जाता है कि ड्यूटीज एक्चुअली क्या होती है हमारे लिए और क्या मायने रखती है। ठीक है, it is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, drudgery, child labor, women exploitation, dowry, female foeticide। ठीक है, ये सारे सोशल इविल कस्टम्स है, सुपरस्टिशन भी उसमें आ जाते हैं। ठीक है, ड्यूटीज अगर कुछ इस ढंग से हम परफॉर्म करेंगे जिसकी वजह से ये सारे सोशल इविल कस्टम्स निकल जाएंगे अगर सोसाइटी से, तभी ऐसा हम कह सकते हैं कि सभी सिटीजन्स यहाँ पे ड्यूटीज को ठीक ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। These duties are directive in conveying us that what as a sensible awareness citizens must। ये ड्यूटीज हमें सिखाती है कि हमें इस देश में रहकर क्या करना चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर क्या नहीं करना चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, if citizen propagates the importance and utilization of fundamental duties, then future citizen develop a feeling of national responsibilities। अगर ठीक से हमारा ड्यूटी हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक जो सेंस है वो आ जाएगी।
ठीक है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन इंटरनेशनल ब्रदरहुड, सभी देश के नागरिक, यहाँ पे सभी इंडिया की बात नहीं है, लेकिन सभी देश के नागरिक अपने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को निभाएंगे तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड भी अचीव किया जा सकता है, जिससे दो देशों के बीच में वॉर वगैरह जो एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन आ जाती है वो भी अवॉइड की जा सकती है। ओके, सो लाइक इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब सबको ये ड्यूटीज के बारे में अवेयरनेस आ जाए और सब उसको प्रैक्टिकल ढंग से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, तो ही ये चीज पॉसिबल है। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये आज का डिस्कशन आज खत्म होता है। इसके बाद के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ओके, जो कि एक बहुत ही अलग सा टॉपिक है। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए। यू हैव अ वंडरफुल डे।